और हमने पिछले लेक्चर के अंदर लॉ को स्टार्ट किया था और हमने समझा था कि हमारा सिलेबस क्या है। फर्दर हमने ये भी समझने की कोशिश करी कि लॉ बेसिकली क्या होता है, ठीक है, लॉ कैसे बनता है, कितने तरह के लॉ होते हैं। फिर एक एक्ट के अंदर, ठीक है, ये जो एक्ट है इसका बाइफरकेशन कैसे होता है। यहाँ पर आपको एक्ट को हम बाइफरकेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, प्रोवाइडेड दैट। क्या आप में से कोई कमेंट सेक्शन पे अटेम्प्ट कर सकता है कि प्रोवाइडेड दैट का क्या मतलब है, क्या लॉजिक था प्रोवाइडेड दैट का? अगर आप में से कोई अटेम्प्ट करे इस क्वेश्चन को कि प्रोवाइडेड दैट का क्या मतलब था, क्या लॉजिक है प्रोवाइडेड दैट का? अगर कहीं पे प्रोवाइडेड दैट लिखा है तो उसका क्या लॉजिक है? व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोवाइडेड दैट? वेरी गुड। तो दानिश ने आंसर किया इट क्रिएट्स एन एक्सेप्शन, सत्यम ने भी आंसर किया इट इज एन एक्सेप्शन। वेरी गुड। तो यहां पर क्या होता है, इट क्रिएट्स एन एक्सेप्शन। सेक्शन में जो भी लिखा है वेदर सम थिंग्स आर अलाउड और अ पर्टिकुलर थिंग इज नॉट अलाउड, उसका एक्सेप्शन यहाँ पे आ जाएगा। हमने एग्जाम्पल भी देखा था दैट सेक्शन में लिखा हुआ है ड्यूरिंग लॉकडाउन नो वन इज अलाउड टू मूव आउट ऑफ द हाउस, और फिर प्रोवाइडेड दैट में आ जाएगा दैट फॉर एसेंशियल सर्विस पर्सन में मूव आउट, राइट। फिर हमने देखा था रूल्स और रेगुलेशंस। तो रूल्स कौन बनाते हैं? मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्री। और रेगुलेशंस कौन बनाएगा? एक रेगुलेटर, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे देखो तो आगे हमने देखा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसका स्ट्रक्चरिंग कैसा था। अब इसके बाइफरकेशंस को हमने कवर कर लिया था कि फाउंडेशन कोर्स में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम ये पढ़ेंगे। इसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है ये डिलीट हो गया है, तो अब इसको हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट के नाम से जानते हैं, वहां पढ़ेंगे। फिर फर्दर कुछ जो सेट ऑफ सेक्शंस है इसको हम पढ़ेंगे सीए इंटरमीडिएट लेवल पे। और इसके बाद वाला जो प्रोविजंस है टुवर्ड्स द एंड ये भी डिलीट हो चुका और ये नया एक्ट बन गया है विच इज द पार्टनरशिप एक्ट। आफ्टर दैट हमने ये भी समझा था कि किसी भी एक्ट के अंदर सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि डेफिनेशन आपको सेक्शन 2 से मिलेगा। तो हमने एक एग्जांपल भी समझ के थ्रू भी समझा था कि डेफिनेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे। फिर हमने ये देखा था ओवरव्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। वी नीड टू थिंग्स, वन इज अग्रीमेंट दैट शुड बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एंड व्हाट इज अग्रीमेंट? अग्रीमेंट इज अ ऑफर विच इज एक्सेप्टेड। आज इस डेफिनेशन में हम एक्सटेंशन भी डालेंगे, ऑफर विच इज एक्सेप्टेड। और हम यहाँ पे आज इसमें एक और चीज ऐड करेंगे। अब क्या ऐड करेंगे वो आपको आने वाले कुछ टाइम में पता चल जाएगा। बट हमने यहाँ पर देखा था कि एक एग्रीमेंट अगर बनता है तो वो कैसे बनेगा। देयर विल बी वन पर्सन हु विल बी कॉल्ड एज ऑफरर, ऑफरर विल मेक ऑफर टू द ऑफरी, ऑफरी अगर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले तो ऑफरी को हम बोलेंगे एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर और ऑफरर दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? अग्रीमेंट। और ये अग्रीमेंट अगर एनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो फिर ये क्या बन जाएगा? एक कॉन्ट्रैक्ट। अब एनफोर्सिएबल बाय लॉ ये कैसे एस्टैब्लिश होता है? इसको आप दो चीज से देखोगे, क्या ये पर्टिकुलर थिंग लीगल है और इट इज इलीगल। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि जो भी आपने अग्रीमेंट किया है क्या वो लीगली अलाउड है या अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर लीगली अलाउड नहीं है तो वो एनफोर्सिएबल नहीं होगा। दूसरा यहां पर आपको देखना पड़ेगा इवन इफ इट इज लीगल, आपको ये देखना होगा व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। ये जो ऑफरर और एक्सेप्टर है इनका इंटेंशन क्या है? क्या उनका इंटेंशन है टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन? क्या उनका इंटेंशन है टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन? अगर आंसर है यस तो फिर हम क्या बोलेंगे? ये बना कॉन्ट्रैक्ट। और अगर लीगल इंटेंशन मतलब इंटेंशन ऑफ द पार्टी इज नॉट टू क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशन, देन इन दैट केस यहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। फिर हमने क्रोनोलॉजी समझा था, हमने ऑफर के डेफिनेशन को समझा, हमने कॉन्ट्रैक्ट को भी देखा, फिर हमने देखा कि कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। बाकी डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स जो होते हैं वो भले ही लीगल हो बट उसमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता, तो वो अग्रीमेंट्स नहीं बनते। तो हमने एक लास्ट पॉइंट इसमें कवर किया था, वो डायग्राम आपको यहाँ नहीं मिलेगा। इफ यू रिमेंबर हमने दो सर्कल्स बनाए थे और ये था अग्रीमेंट का सर्कल और ये हो गया आपके कॉन्ट्रैक्ट का सर्कल, राइट। तो हमने बोला था ये है अग्रीमेंट और ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो जितने भी अग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे के सारे अग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो, ये एक एग्जाम में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जाम।
राइट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट? तो डिस्टिंग्विश बिटवीन आएगा। तो सर अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन आए तो हम उसको कैसे लिखे? ऐसे टी फॉर्मेट बना के बिल्कुल लिख सकते हो। अगर वो वर्ड यूज करता है डिफरेंस बिटवीन और डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो आप इस तरह से पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 इस तरह से करके आप ये टी फॉर्मेट में बना दो। लेकिन अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं आया तो क्वेश्चन आपको कैसे आएगा? वो कंपैरेटिव करके आपको देगा। तो आप यहाँ पे ऐसे टी फॉर्मेट मत बनाना। सो द टी फॉर्मेट इज टू बी मेड ओनली व्हेन द क्वेश्चन से डिफरेंशिएट बिटवीन और स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन। अदरवाइज आप आंसर को कैसे लिखोगे? अपने पॉइंट्स में फुल फुल सेंटेंसेस के थ्रू। तो आप यहाँ पे देखो, मीनिंग आपको बताया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अग्रीमेंट? सो अग्रीमेंट इज व्हाट इट इज, एवरी प्रॉमिस। सो बेसिकली प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो ये बन गया हमारा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये जो आपका डेफिनेशन है मैंने आपको बताया, ऑफर विच इज एक्सेप्टेड प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। और अगर ये कंसिडरेशन नहीं है तो फिर ये आपका फिर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब कंसिडरेशन क्या होता है, आने वाले लेक्चर्स में हम इसको बहुत डिटेल में कवर करेंगे, बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट इट, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कुछ भी, समथिंग इन रिटर्न। अगर आप मेरे से क्लास ले रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए इन रिटर्न क्या है? व्हाट इज कंसिडरेशन फॉर यू? यू आर गेटिंग द नॉलेज, यू आर गेटिंग माई सर्विसेज, यू आर अवेलिंग माई सर्विसेज। नाउ व्हाट इज कंसिडरेशन फॉर मी? आई एम गोइंग टू बी पेड फॉर इट। तो कंसिडरेशन होना जरूरी है। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो फिर वहां पर कोई अग्रीमेंट आपका नहीं बनेगा। सो इफ यू रिमेंबर, मैंने अगर प्रॉमिस किया था कि आप लोग पास हो जाओगे या आप लोग रैंक ले आओगे तो मैं आप लोगों को 5 स्टार में ट्रीट दूंगा। तो अगर मुझे कोर्ट में प्रूव करना है कि मेरा लीगल इंटेंशन वहां पे क्रिएट करने का नहीं था, तो मेरे को 2-3 चीजें यहाँ पर बतानी पड़ेगी। एक तो ये कि ऑब्वियसली मेरा लीगल इंटेंशन नहीं था, मैंने क्लास में ऐसे ही बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बोल दिया, तो उसको नहीं माना जाना चाहिए कि यार ये मैंने एक्चुअल में लीगल इंटेंशन के हिसाब से बनाया। एक तो ये। दूसरा मैं ये पॉइंट भी लेके आ सकता हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देयर शुड बी समथिंग इन रिटर्न फॉर बोथ द पार्टीज। सो यहाँ पर स्टूडेंट को तो इन रिटर्न मिल रहा है पार्टी, बट मुझे क्या मिल रहा है? आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। सो देर इज नो कंसिडरेशन फॉर मी, एंड सिंस देर इज नो कंसिडरेशन फॉर मी, दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो कि ये एड की वजह से आपने एडमिशन लिया मेरे से, तो मेरे लिए इन रिटर्न हो गया कि देखो, क्योंकि आपने 1 लाख रुपीज का रिवॉर्ड वाला एड आपने दिया था, तो स्टूडेंट उससे मोटिवेट होकर आपके पास आया कि चलो अच्छा है, मैं तो रैंक भी लाऊंगा, 1 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे, उससे मेरा आगे एग्जीक्यूटिव का एक्सपेंसेस भी निकलेगा। सो उस वजह से एडमिशन आपके पास स्टूडेंट ने लिया, वरना ये बच्चा आपके पास क्लास नहीं लेता। तो ये आपके लिए क्या हो गया? दिस इज कंसिडरेशन। सो आप ये पॉइंट थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो कि व्हाट इज कंसिडरेशन? तो ये लॉजिक आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ओके, अब आप अगर आप आगे यहाँ पर चेक करो तो यू हैव that what is a contract? Contract is an agreement which is legally enforceable or which is enforceable by law. स्कोप क्या होगा? तो आप ये देखो, जो अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म। ये जो अग्रीमेंट है, दिस इज अ वाइडर टर्म। एंड व्हाई दिस इज अ वाइडर टर्म? क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो 2 सर्कल बनाया था इससे, कि अग्रीमेंट्स लीगल और सोशल, जिसको हम डोमेस्टिक अग्रीमेंट बोलते हैं, वो दोनों को काउंट करता है। लेकिन एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किसको काउंट करेगा? सिर्फ लीगल अग्रीमेंट्स को काउंट करेगा। लीगल ऑब्लिगेशन, सो अग्रीमेंट के अंदर आपका लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन ऑलवेज, बट अगर आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात करो तो वहां पर डेफिनेटली आपका लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगा, और लीगल राइट्स भी क्रिएट हो जाते हैं। आपके राइट्स और ऑब्लिगेशंस दोनों के दोनों यहाँ पर क्रिएट होते हैं। तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछा जाता है दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एक तो पहले ये सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ना कि क्या लिखा है। अगर मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की जगह अग्रीमेंट और अग्रीमेंट की जगह कॉन्ट्रैक्ट लिखूं तो मीनिंग कुछ और चेंज हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से आप इसको पढ़ना। वो ये बता रहे हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो आप सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन पे अटेम्प्ट करके बताओ कि क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या ये सेंटेंस गलत है। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या फिर ये सेंटेंस गलत है? बहुत ध्यान से। करेक्ट है।
चलिए, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है कि ये सेंटेंस करेक्ट है। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, व्हाई दिस इज करेक्ट? बिकॉज सर अगेन वो दो सर्कल वाली स्टोरी कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आप अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपका फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर होगा, आप क्या बोलोगे? दैट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट? और यहाँ पे और कोई बहुत ज्यादा एडजेक्टिव्स लगाना मत शुरू कर देना, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट, दिस इज 100% करेक्ट, यस, ऐसा कुछ मत करना। सिंपली लिखो दैट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट बताओगे। अब आपको बताना होगा व्हाई दिस सेंटेंस इज करेक्ट, तो आप वहां पे उसको बता दो सेकंड पॉइंट में दैट ए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आप बताओगे व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अच्छा, एग्जाम में ऐसे प्लस प्लस करके मत लिखना, ये आपको समझाते वक्त मैं बता रहा हूँ, आप फुल सेंटेंस वहां पे प्रॉपर लिखो। सो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। फिर आप बताओगे व्हाट इज एन अग्रीमेंट? अग्रीमेंट इज अ ऑफर विच इज एक्सेप्टेड फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो आपने उसको बता दिया कि देखो कॉन्ट्रैक्ट ये होता है, अग्रीमेंट ये होता है, ठीक। फिर फोर्थ पॉइंट में आप यहां पे बताओगे देयरफॉर agreements which are enforceable by law, या फिर आप यहां पे ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, ओनली those agreements which are enforceable by law become contract, but which cannot be enforced by law do not become contract. Does this make sense? राइट। और फिफ्थ पॉइंट आपका फिर यहां पे आ जाएगा हेंस, ये जो सेंटेंस आपने लिखा है यही आप लिख लोगे दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट इज नॉट इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। डज दिस मेक सेंस? अ 5 पॉइंट आंसर, ये 5 मार्क्स के लिए आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो एक सिंपल तरीके से आप इसको सिंपल, अब मुझे बताओ, कई बार स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर लॉ के पेपर में लॉ का लैंग्वेज लिखना होगा क्या? तो आप मुझे बताओ लॉ का कोई लैंग्वेज अलग है या लॉ इंग्लिश में लिखा हुआ है? लॉ इज रिटन इन इंग्लिश ओनली, करेक्ट। अब जो लोग हिंदी मीडियम से एग्जाम देते हैं वो बोलेंगे सर लॉ हिंदी में लिखा हुआ है, कानून हिंदी में लिखा हुआ है। या फिर इंग्लिश मीडियम में अगर हमें तो हम बोलेंगे लॉ इज रिटन इन इंग्लिश। तो आपको सिंपल यहाँ पे ध्यान रखना है कि इट इज जस्ट अ सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। अब आप मुझे बताओ क्या ये जो हमने यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखे हैं, क्या ये कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज है? आपको सिंपली क्या करना है, जो मैं आपको बताया ना, रीजनिंग, आज के लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको एक पॉइंट बोला था दैट वट एवर reason you say, whatever you are saying, there should be a reason why you are saying what you are saying। ये एक हमेशा एक कॉमन फ्रेज है, you should know what you are saying and why you are saying। so ये why आपको ध्यान रखना है। तो रीजनिंग अगर आपका स्ट्रांग है तो आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। और आप ये देखो, ये आपने जब आंसर लिखा यहाँ पे तो आपने बताया ये सेंटेंस करेक्ट है, सबसे पहले आपने बताया ये सेंटेंस करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि आपने बताया देखो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ये होता है, अग्रीमेंट ये होता है। तो आप खुद ही देख लो, जो कॉन्ट्रैक्ट जो अग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिएबल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और जो अग्रीमेंट्स लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होते तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बने हो तो मतलब अग्रीमेंट तो बना ही होगा। देयरफॉर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स नीड नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंपल तरीके से आपने वहां पर उसको समझा दिया। अब बताओ क्या ये बहुत डिफिकल्ट है? ये एक एकदम सिंपल तरीके से आपने इसको समझा और सिंपल तरीके से आपको वहां पे लिखना है। बस आपको लॉ में एक चीज ध्यान रखना होगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड द अप्रोच। जो रीजनिंग है आपको अप्रोच करना आना चाहिए क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करें और इसको हम कैसे लिखेंगे। तो ये स्ट्रक्चरिंग आप कैसे कर पाओगे? ये स्ट्रक्चरिंग आप कर पाओगे विद द प्रैक्टिस।
द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर ग्रिप यू विल गेट। तो ये सारे जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ क्लास में डिस्कस करता हूँ, आई वुड सजेस्ट आप एक अलग से नोटबुक और बना लो और उस नोटबुक के अंदर आप ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। तो आप बस उसमें वहां पे नोटबुक में, नया नोटबुक आप अगर स्टार्ट करोगे वहां पे, उसमें आप ऐसे हेडिंग दे दो चैप्टर 1 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और वहां पे इस तरह से आप क्वेश्चंस लिखने लग जाओ। तो ये आपका जैसे आ गया क्वेश्चन, ऑल अग्रीमेंट्स वाला ये, और इसका आंसर आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसी तरह से कोई दूसरा क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, वो आपने यहाँ पे लिखा और फिर उसका आपने आंसर प्रैक्टिस कर लिया। इसी नोटबुक के अंदर आप PYQ भी बना लेना, पास्ट ईयर क्वेश्चन, और आप इस तरह से लिखो जैसे मई 2018, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, और ये आपका क्वेश्चन था और उसका आंसर आपने यहाँ पे लिख लिया। तो इससे क्या फायदा होगा, आप इजीली, मतलब आप ये देखो मई 2018, ये कैलकुलेशन शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, नवंबर 18, फिर मई 2019, नवंबर 2019, फिर नवंबर 2020 जो अपने दिसंबर में एग्जाम हुआ था, और उसके बाद में आपके पास जनवरी का भी आपके पास पेपर। तो आप ये देखो आपके पास इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स हो जाएंगे, प्लस आपके पास तो अभी जो जुलाई के अंदर एग्जाम होगा उसका भी आपके पास पेपर आ जाएगा। तो आप सोचो ये सारे क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व कर लोगे, आप आरटीपी के इस तरह से क्वेश्चन राइटिंग में प्रैक्टिस करोगे, तो जब आप मेन एग्जाम में पेपर देने के लिए अपना जाओगे, बिलीव में आपके पास बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि अरे यार ये पेपर तो बहुत ही इजी है मेरे लिए, इट इज गोइंग टू बी अ केक वॉक, करेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। चलिए तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं। सो ये एक आपका सेंटेंस आ गया, इसे डिस्टिंग्विश बिटवीन में, दैट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। तो ये एक सेंटेंस है। अब देखिए एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, अभी तक आपको लगभग थोड़ा थोड़ा आइडिया आ चुका है कि एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है और क्या रहता है। अब एक और आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से आता है कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आप मुझे बताइए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो मैं आपके कमेंट सेक्शन पे आंसर का वेट करता हूं, और अगर आप कमेंट सेक्शन पे आंसर करोगे तो मैं आपको बता यहाँ पे वैसे वैसे लिखता जाऊंगा। तो आप बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें जरूरी है। मैं कमेंट सेक्शन पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर सब अनम्यूट करके बोलेंगे तो फिर खिचड़ी हो जाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन पे एक एक करके आंसर कर सकते हो दैट एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। अभी तक का जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, मुझे कुछ नहीं जानना कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है, पर आपने अभी कॉन्ट्रैक्ट को समझ लिया है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। लॉ अग्रीमेंट, ओके। ऋषभ ने यहाँ पे एक पॉइंट बोला है, टू और मोर देन टू पार्टीज। चलिए, ऑफर, एक्सेप्टेंस, ओके, अग्रीमेंट, अग्रीमेंट, ओके। तो अगर मैंने ऋषभ का आंसर इसलिए सबसे पहले बोला बिकॉज हमारा आंसर स्टार्ट कहाँ से होगा, हमारा आंसर स्टार्ट होगा दैट एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए देयर शुड बी एटलीस्ट टू पार्टीज, एटलीस्ट टू पार्टीज शुड बी देयर। और वो दो पार्टी कौन होंगे, एक होगा जिसको हम बोलेंगे ऑफरर, वेरी गुड, और एक होगा जिसको हम बोलेंगे एक्सेप्टर। तो ये हमारा एक सबसे पहला पॉइंट होगा आंसर का, ओके। मूविंग अहेड, नेक्स्ट अगर आप मुझे बताओ तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए। वेरी गुड, यहाँ पर एक आंसर बड़ा अच्छा आया है, टू पार्टीज, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर गौरव ने आंसर किया है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर दो पार्टीज होंगे, ऑफर और एक्सेप्टेंस होगा। इन दोनों के ऑफर एक्सेप्टेंस की वजह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक अग्रीमेंट बन जाएगा, करेक्ट। फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में कंसिडरेशन भी होना चाहिए। रिमेंबर मैंने बताया मुझे क्या मिल रहा है, देयर शुड बी सम कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो देयर विल बी प्रॉब्लम, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। उसके अलावा ये जो अग्रीमेंट है इसके लिए हमें दिस शुड बी लीगली एनफोर्सिएबल, राइट, दिस शुड बी लीगली एनफोर्सिएबल। अब लीगली एनफोर्सिएबल का यहाँ पर दो पॉइंट आता है, वन इट शुड बी अ वैलिड, ठीक है, वैलिड से वैलिड बोल लो, इट शुड बी लीगल। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें ऐड होते जाएगी। और दूसरा आपको यहाँ पर रखना होगा, देयर शुड बी
intention to create legal obligation. अगर आप लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर रहे हो तो इन दैट केस ये आपके लिए वैलिड नहीं होगा। इसके अलावा ये जो अग्रीमेंट है, ठीक है, ये अग्रीमेंट, ये जो दो पार्टीज एंटर कर रहे हैं, दीज पार्टीज शुड बी एलिजिबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एलिजिबिलिटी आपका होना चाहिए। अगर आप एलिजिबल नहीं हो टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इन दैट केस यू आर नॉट गोइंग टू बी, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, क्या आप किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? आंसर इज नो। लीगली आंसर इज नो, आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से कुछ लोग हैं जिनको बोला गया आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो दिस पर्सन शुड बी एलिजिबल टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा आप अगर जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये एंटर कर रहे हो वो सर्टेन होना चाहिए। द मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सर्टेन। The meaning of the contract should be certain. अब सर्टेन से क्या मतलब है? आप देखो, आपने मेरे को बोला सर क्या आप मुझे लॉ पढ़ाओगे? मैंने बोला हाँ बिल्कुल मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा। आपने बोला पक्का पढ़ाओगे? मैं बोला हाँ मैं बिल्कुल पक्का पढ़ाऊंगा। फीस कितनी लोगे? मैंने आपको अमाउंट बता दिया। मैं बोला चलो 100 रुपीज में फीस लूंगा और आपको मैं लॉ पढ़ा दूंगा, खत्म। आप मुझे बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या ये कॉन्ट्रैक्ट में कुछ आपको प्रॉब्लम लग रहा है? मैंने आपको बोला मैं आपको लॉ पढ़ा दूंगा, आपने भी बोला हाँ सर ठीक है बराबर लॉ पढ़ा देना। अब यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा बन गया? दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम वेग। और ये एग्जैक्टली यहाँ पर बोला गया है, इट शुड नॉट बी वेग। ना अब इसमें वेगनेस क्या है? वेग का क्या मतलब होता है? जिसका कोई सर्टेन मीनिंग नहीं है। देखो आपने मेरे को बोला सर लॉ पढ़ा देना, अब कौन सा लॉ ये तो बताया नहीं कि सर सीए फाउंडेशन का लॉ, सी एस ई का लॉ, सी डब्ल्यू ए फाउंडेशन का लॉ, सी ए इंटर का लॉ, सी एस एग्जीक्यूटिव का लॉ, सी एम ए इंटर का लॉ, सी ए फाइनल का लॉ, सी एस फाइनल का लॉ, सी एम ए फाइनल का लॉ, एल एल बी वाला लॉ, लॉ के एंट्रेंस वाला लॉ, एल एल एम वाला लॉ, इंडिया का लॉ, बाहर का लॉ, कौन सा लॉ? ये तो आपने कुछ भी नहीं बताया। कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, राइट, कंपटीशन लॉ, इंसॉल्वेंसी लॉ, कितना वेगनेस हो गया। मतलब लॉ में तो कुछ भी आ सकता है। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वेग हो गया। तो आप जब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एंटर करोगे तो आपको बताना होगा दैट वी आर गोइंग टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर आई एम गोइंग टू टीच यू लॉ फॉर सीए फाउंडेशन। तो ये हमारा क्या हो गया? एक सर्टेनिटी हो गया। अदरवाइज अगर ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि आप मुझे बस लॉ पढ़ा देना, तो ये आपका एक वेग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। डज दिस मेक सेंस गाइस? डज दिस मेक सेंस? ये क्लियर नहीं हुआ? ये क्लियर? ओके। इसके अलावा एक और पॉइंट होता है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, दैट कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी समथिंग विच इज इम्पॉसिबल। इट शुड नॉट बी इम्पॉसिबल। अभी यहाँ पर आप ये संदीप महेश्वरी मत बन जाना कि इम्पॉसिबल के अंदर भी आई एम पॉसिबल है, सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, ऐसा नहीं होता। इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। अब आप मुझे सपोज करो एक कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं और हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा अगर आप इंडिया से स्विमिंग करते हुए मालदीव्स चले गए। तो मुंबई से आपको स्विमिंग करते हुए जुहू बीच में मैं आपको रवाना करूंगा और आप स्विमिंग करते हुए मालदीव्स पहुंचोगे एंड आई विल गिव यू लेट्स से 1 करोड़ रुपीस। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? सी देयर इज नथिंग इलीगल अबाउट इट। वी बोथ आर वेरी सीरियस टू क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशन। मैं एकदम श्योर हूं, मैं 1 लाख 1 करोड़ रुपए का चेक काट के रखा हूं आपके नाम पे, बस साइन तभी करूंगा जब आप मालदीव्स स्विमिंग करते हुए पहुंच जाओगे। और मीनिंग भी सर्टेन है क्योंकि आपको पता है स्विमिंग करते हुए कहाँ जाना है, राइट? सो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? आंसर इज नो। वाई? बिकॉज दिस इज एन इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्सिएबल नहीं होते, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके सिर्फ अग्रीमेंट बन के रह जाते हैं, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा।
आप बताओ, क्या ये आप लोगों को क्लियर हुआ? राइट। सो वैलिड लीगल, इसमें हम एक और चीज बोल देते हैं, इट शुड नॉट बी फॉरबिडन बाय लॉ। लॉ उस चीज का मना ही नहीं करता हो तो ये आ जाता है। ठीक, अब देखो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, सी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि आपको सेक्शंस याद रखने का जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी याद रखते हो तो चलेगा, बट हाँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अगर आप याद रख सको तो वेरी गुड, नहीं तो चलेगा, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर याद रख सको तो इट इज वेरी गुड। सो इट्स लाइक एक पूरा अच्छा खासा चॉकलेट केक है, उसके ऊपर चोको चिप आप नहीं भी डालो तो भी चलेगा, लेकिन अगर चोको चिप डाल दो तो और ज्यादा टेस्ट आ जाता है। बट ऐसा भी नहीं कि अगर चोको चिप नहीं डाला तो केक कोई खरीदेगा ही नहीं। सो इट इज लाइक दैट। सेक्शन अगर आपको याद रहते हैं तो इट इज गुड, बट गलत सेक्शन मत करना, मतलब चोको चिप की जगह वहां पर आप आम, पाइनएप्पल ये सब मत डाल देना, तो कचरा हो जाएगा। तो आप सेक्शन करेक्ट मत कोट करना। बट हाँ अगर याद रखने का कोशिश करना चाहो तो आप कर सकते हो। कुछ कुछ सेक्शन है तो आप जब किसी भी पॉइंट के लिए बात करोगे तो जस्ट से अलोंग विद द नेम ऑफ द सेक्शन। ठीक है, तो आप इस तरह से बोलो, सेक्शन 10 वाला एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सेक्शन 10 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो बेसिकली क्या बताता है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर आपके मॉड्यूल में बहुत अच्छे से इन्होंने बाइफरकेट करके बताया कि ये 11 चीजें, 6 ये और 5 ये, तो कुछ 11 चीजें हैं, ये 11 चीजें होने चाहिए तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, एक वैलिड माना जाएगा। बेसिकली एक एसेंशियल एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट में ये सब होना चाहिए, जिसमें से ये 6 चीजें सेक्शन 10 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, और ये 5 चीजें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं, मतलब सेक्शन 10 के अंदर नहीं लिखा है पर कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपको आगे पीछे मिल जाएगा। बट जो सेक्शन 10 का हेडिंग है वो क्या है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सो सबसे पहले देयर शुड बी एन अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि ऑफर और एक्सेप्टेंस ये दोनों आपका होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो फिर हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये अग्रीमेंट आपका नहीं बना। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये। फिर हमने ये वाला पार्ट पढ़ा, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, मतलब ये जो लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं दे शुड बी एलिजिबल। तो यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी का, यू शुड बी एलिजिबल टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा कंसिडरेशन होना चाहिए, और कंसिडरेशन लॉफुल भी होना चाहिए। आपका कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव लीगल नहीं है, फॉरबिडन बाय लॉ है, तो भी वो आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब यहाँ पर इसके अलावा नॉन सेक्शन 10 में आप देखो तो हमने दो पार्टीज के लिए डिस्कस किया था। दो पार्टीज कौन, वन देयर शुड बी ऑफरर एंड देन द अदर पर्सन शुड बी ऑफरी, जो कि आगे क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर। तो ये होना जरूरी है। इसके अलावा देयर शुड बी इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप, और आपको फुलफिल करना होगा लीगल फॉर्मेलिटीज। तो अगर आपने वो लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल नहीं किया तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल नहीं होगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दो, जब आप कोई गाड़ी खरीदने के लिए जाते हो, या लेट्स से कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी आप खरीदने जाते हो, आप लैपटॉप खरीदने के लिए जा रहे हो, तो आप थोड़ी ना एक रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके एक स्टैम्प पेपर पे पूरा अग्रीमेंट बनाते हो, दिस प्रॉपर्टी नाउ बिलोंग्स टू फ्रॉम दिस सेलर टू बायर, इस तरह से करके, ऐसा नहीं होता। लेकिन यही अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हो, कहीं पर कोई लैंड एंड बिल्डिंग आप परचेज कर रहे हो, कोई अपार्टमेंट परचेज कर रहे हो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ आप यहाँ पे अगर परचेज करते हो, तो वो आपको कैसे करना पड़ता है, यू हैव टू पुट इट इन अ प्रॉपर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट आपका रहना चाहिए। तो ये लीगल फॉर्मेलिटीज आपके फुलफिल होने चाहिए। तो अगर ये लीगल फॉर्मेलिटीज आपके फुलफिल नहीं हुए तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। सेम वे अगर आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हो तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी कैसा होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। अगर आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में नहीं है तो फिर ये आपके लिए वैलिड नहीं होगा। सो देयर शुड बी फुलफिलमेंट ऑफ द लीगल फॉर्मेलिटीज, सर्टेनिटी ऑफ द मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हमने बिल्कुल यहाँ पे डिस्कस किया। अब सर यहाँ पे दो पॉइंट्स है जो आपने छोड़ दिया है, जिसको आपने डिस्कस नहीं किया। एक तो क्या है जिसको हम बोलते हैं फ्री कंसेंट, और एक होता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। थोड़ी सी देर वेट करो, ये दोनों पॉइंट भी आपको क्लियर हो जाएगा। वॉइड का क्या मतलब होता है, वॉइड सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको बोलता एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, तो वॉइड होने का क्या मतलब है,
it cannot be enforced. It cannot be enforced. तो सर इलीगल ही void होता है क्या? देखो इलीगल void मतलब वही वाला अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट वाला हो जाएगा. All illegal agreements are void, but every void agreement is not illegal. देखो why it cannot be enforced? It cannot be enforced due to many reasons. बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता. अब मेनी रीजंस जैसे कि आप एग्जांपल लो, हो सकता है ऑफरर और एक्सेप्टर इन दोनों में से कोई एक जो है उसका डेथ हो जाए ड्यू टू द डेथ ऑफ द पार्टी, राइट. किसी ने मैंने एक पेंटर को हायर किया था और उसको मैंने बोला था भाई तू मेरी पेंटिंग बनाएगा, ठीक है. अब वो मेरी पेंटिंग बनाता उससे पहले भगवान ने उसकी पेंटिंग दीवार पे चढ़ा दी. तो अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं उसको बोलूंगा अरे भाई तू ऐसे कैसे मर सकता है, पहले मेरा पेंटिंग बना, वी हैड अ लीगल ऑब्लिगेशन? आंसर इज नो. तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, सर आपका कॉन्ट्रैक्ट ना वॉइड हो गया. वॉइड मतलब समझ में आया? तो अब आप मुझे बताओ क्या इसमें कोई इलीगल पार्ट था? आंसर इज नो, देयर वाज नथिंग इलीगल अबाउट इट, बट ओनली थिंग द पार्टी to the contract has died, therefore this contract cannot be enforced, so this contract is what, this is void. ऐसा भी हो सकता है कि ये एक जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्पॉसिबल हो जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाए. सर इम्पॉसिबल कैसे होगा? कॉन्ट्रैक्ट में जब एंटर किया तब पॉसिबल था, अभी इम्पॉसिबल हो गया. हाँ बिल्कुल, नॉट बिकॉज ऑफ डेथ. सपोज करो मुझे आप सपोज आई एम रॉकस्टार, छोड़ो मैं तो क्या रॉकस्टार, आपको हनी सिंह ने, आपने हनी सिंह के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, आपका बर्थडे है, टुडे इज 23rd, ओके. आपने आज एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 1 जुलाई आपका बर्थडे, लेट्स से 1 जुलाई आपका बर्थडे है. आपने हनी सिंह के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और आपने क्या बोला कि हनी सिंह आप आके मेरे बर्थडे पे मेरे को विश करोगे, ठीक है. और मेरे एक जो छोटा सा पार्टी है जिसमें 50 फ्रेंड्स मेरे होंगे, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स होंगे, आप गाना गाओगे, हम लोग यहाँ पे पार्टी करेंगे, ठीक है. कोई दिक्कत नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है, कोई सब कुछ बराबर था. लेकिन 30 जून को पता चलता है कि हनी सिंह को कोविड हो गया, राइट. अब बताओ क्या आप कोविड वाले हनी सिंह को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाओगे? आंसर इज नो. सो विल से नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल, देयरफॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट, दिस इज वॉइड, राइट. कहीं पर कुछ भी इलीगैलिटी नहीं था. सो इलीगल होना एक रीजन है, बट वॉइड काफी सारे रीजंस की वजह से हो सकता है. सो इट कैन बी ड्यू टू एनी रीजन, डेथ हो गया, इम्पॉसिबल हो गया. और एग्जांपल आपको मैं देता हूं, इम्पॉसिबिलिटी के अंदर ही आ जाते हैं, बट हम जिस चीज में डील कर रहे थे वो डील जो सब्जेक्ट है वही डिस्ट्रक्ट हो गया. सो देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. आपने मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने बोला सर मैं आपकी गाड़ी को परचेज करना चाहता हूँ. मैं बोला ठीक है भाई आप मेरी गाड़ी को परचेज कर लो, पर मैं आपको डिलीवरी 1 जुलाई को दूंगा. आपने भी बोला बिल्कुल सही सर, 1 जुलाई को मैं चेक रेडी रखूंगा, आप मेरे को कार डिलीवर कर देना, नहीं तो मैं आपके पास गाड़ी लेने के लिए सुबह आ जाऊंगा. तो आपको चेक पकड़ा दूंगा और आप अपनी गाड़ी के चाबी और पेपर्स मेरे नाम कर देना. मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हमारा बिल्कुल सही था. अब 27 जून को बॉम्बे में बहुत तेज बारिश हुई और बिल्कुल मतलब वो 26 जुलाई जैसा जो था हालत था वैसा हो गया. इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि जो मेरी गाड़ी है वो पानी में डूब गई और वो बह गया. अब मुझे बताओ क्या वो गाड़ी मैं आपको अब बेच सकता हूं? दैट कार इज लॉस्ट, वो गाड़ी डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है. उसके ऊपर एक पेड़ गिर गया और मेरी गाड़ी अब सैंडविच में दबे हुए चीज की तरह गाड़ी रोड और उस पेड़ के बीच में है. Now I cannot sell you the car because the subject matter is destroyed. Now, is there anything illegal about it? Answer is no. But यहाँ पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया है? कॉन्ट्रैक्ट void हो गया है. तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट void हो गया है तो we would say this contract cannot be enforced. तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो void नहीं होना चाहिए. तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे. ऑफ कोर्स यहाँ पर इलीगैलिटी भी आ जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो गया. इसका एक एग्जांपल अगर आपको दूं तो मेडिसिन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना कर दिया था कि हम यहाँ से रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट
बैन करते हैं, राइट। तो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा लेट्स से इन द मंथ ऑफ फरवरी, कि आप रॉ मटेरियल सप्लाई करोगे किसी बाहर की कंट्री को। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रैल में आके एक ऑर्डर निकाल दिया कि ये आप मेडिसिन का रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हमें इंडिया के अंदर ही बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की जरूरत है मेडिसिन बनाने के लिए, सो यू विल नॉट बी अलाउड टू सेल दीज मेडिसिन। नाउ इन दिस केस आप क्या बोलोगे, दिस हैज बिकम subsequently illegal. Now, since this has become subsequently illegal, it cannot be enforced, hence the contract is void. तो ये आपका पॉइंट आ जाता है। हाँ, लेकिन अगर मैं सपोज करो आपसे साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं कि देखो भाई, मैं आपको गांजा प्रोवाइड करूंगा, कोकेन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, मैं आपको लेट्स से आरडीएक्स सप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इलीगल है। तो इलीगल है तो वॉइड तो डेफिनेटली होगा ही, ठीक है। पर ये आपका इनिशियली आपका इलीगल हो गया, ये सब्सिक्वेंटली इलीगल नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, वी आर नॉट इन पाकिस्तान कि चलो ठीक है अलाउ किया हुआ था, अचानक से गवर्नमेंट चेंज हो गई तो बोला नहीं नहीं इट इज नॉट अलाउड, ऐसा नहीं है, राइट। सो आपको यहाँ पर इलीगल और वॉइड के बीच में काफी कुछ ध्यान से आपको समझना होगा। हमने अभी तक इसको काफी डिटेल तो नहीं बोलूंगा बट स्टिल काफी अच्छे तरीके से इसको हमने डिस्कस किया है। अब आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन पे अटेम्प्ट करके बता दो कि क्या वॉइड आपको क्लियर हुआ, व्हाट इज वॉइड, वॉइड के बीच में आपको मीनिंग समझ में आ गया, व्हाट डू मीन बाय वॉइड। ओके, तो ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वॉइड, क्योंकि थ्रू आउट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर आप देखोगे तो वॉइड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ऑल राइट, चलिए तो यहाँ पे कुछ कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर्स दिख गए। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट टर्म को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और वो नेक्स्ट टर्म क्या है, फ्री कंसेंट। अब देखो फ्री कंसेंट का क्या मतलब होता है। कंसेंट का मतलब होता है जब आप अपनी मर्जी से अपने होश व हवास में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री कंसेंट। आपका कंसेंट हम क्या बोलेंगे, फ्री है। तो अगर आपका कंसेंट फ्री नहीं होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं होगा। तो फ्री कंसेंट कब नहीं होता, सो द कंसेंट इज नॉट फ्री। हालांकि इसके ऊपर आपका पूरा एक चैप्टर है, द कंसेंट इज नॉट फ्री। कब, अगर आपके साथ कोई कोअर्शन किया जाए। कोअर्शन का क्या मतलब होता है, जब मैं आपके ऊपर कोई ऐसा काम करता हूं जो कि इंडियन पिनल कोड में मना किया गया है, जैसे कि किडनैपिंग, किलिंग, ठीक है, धमकी देना। तो मैं आपको फोन करके बोलता हूं आप अपनी 10 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, ठीक है। उसके बदले में मैं आपको 2 करोड़ रुपए देने के लिए रेडी हूँ, खुशी खुशी। आप वो 2 करोड़ की मतलब जो 10 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी है वो आप मेरे नाम करो। और अगर आप नहीं करोगे तो देख लो भाई, आजकल रोड पे एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, ठीक है। सलमान खान भी फुटपाथ पे गाड़ी चलाता है, तो आजकल मैं भी फुटपाथ पे गाड़ी चलाने लग गया हूँ, आप देख लो भाई। बाय द वे, एनी सलमान खान फैन इन द क्लास? डोंट फील ऑफेंडेड, इवन एम आई वॉज, अभी एम तो नहीं, पिछले 3-4 साल से जो मूवीज आ रहे हैं उससे तो नहीं, बट ठीक है, इवन आई वॉज अ फैन ऑफ सलमान खान। एनीवे, जोक्स अपार्ट, तो आप देखो, मैं आपको इस तरह से बोल रहा हूँ कि देखो आजकल रोड पे एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, पता है आपको, मतलब लोग ट्रक चला देते हैं इंसानों के ऊपर। अब इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा हूँ कि आप अपना जो प्रॉपर्टी है, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। आप नहीं करोगे तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। सो नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। व्हाई, बिकॉज यहाँ पर आपका कंसेंट फ्री नहीं था, मैंने आपके ऊपर प्रेशर डाला, कोअर्शन। सो ये एक आता है, मैं यहाँ पे फुल वर्ड्स नहीं लिख रहा बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया हमारा यूनिट 2 यूनिट 3 इन सब के ऊपर आगे ये सब डिटेल में डिस्कस होगा, तो मैं यहाँ पे खाली ब्रीफिंग आपको दे रहा हूँ। दूसरा हो सकता है मैं आपके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल देता हूँ। अनड्यू इन्फ्लुएंस कैसे डाल सकता हूँ, देखो मेरे पास एक ऐसा पावर है कि मैं आपके विल को अफेक्ट कर सकता हूँ। अब ऐसा पावर मेरे पास क्यों है? मतलब वो जादुई पावर या ऐसा नहीं है। मैं आपको ऐसे बोलता हूँ, देखो बच्चे, आप चाहते हो कि अगर आप अपने एग्जाम में क्लियर कर जाओ, ठीक है, तो आपका पेपर मैं ही चेक करने वाला हूँ, ठीक है। ये आपके हाथ में जो घड़ी दिख रही है ना, रोलेक्स की घड़ी, ये आप मुझे 50,000 में बेच दो। और आप बोलते हो सर ये घड़ी तो सर 10 लाख रुपए की है। मैं बोला देख लो भाई, आपका पास होना भी 10 लाख रुपए के बराबर ही होगा। तो अगर आप ये घड़ी मुझे 50,000 में बेच देते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर देख लो आपका पास होना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ।
अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है? आई एम अफेक्टिंग योर विल। आप अपनी मर्जी से ये घड़ी मुझे 50,000 रुपए में नहीं बेच रहे, कहीं ना कहीं मैं आपके ऊपर एक तरीके से मॉरल प्रेशर डाल रहा हूँ। अब ये मॉरल प्रेशर मैं आपके ऊपर क्यों डाल पा रहा हूँ? बिकॉज आई एम इन अ पोजिशन टू अफेक्ट योर विल। तो यहां पर भी हम क्या बोलेंगे? आपका कंसेंट फ्री नहीं है। तो अगर आपका कंसेंट फ्री नहीं है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए वैलिड नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवा लिया बाय वे ऑफ फ्रॉड, अगर फ्रॉडुलेंटली मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाया, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट हम क्या बोलेंगे? फ्री नहीं है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं परचेज करने गया था कीवी, ठीक है, और उसने मुझे, मैं स्कूल में था तब, तो मेरे पे जज मत करना कि सर आप उल्लू बन के आ गए। अब कीवी को और अगर आप चीकू को देखो तो ऑलमोस्ट उनका शेप और साइज सेम होता है, ठीक है, मतलब अगर आप प्राइमा फेसी ध्यान से अगर नहीं देखोगे तो आपको एक जैसे से लगते हैं। हाँ, वो कीवी में थोड़ा से फर टाइप निकला हुआ रहता है, पर ऑलमोस्ट वो एक जैसा सा रहता है ना। अंडरस्टैंड, आई वाज इन स्कूल। मैं अंकल के पास गया और उनको मैंने बोला मुझे कीवी चाहिए। उन्होंने मुझे 4 कीवी बेचा 150 रुपीज का। और जब पैकेट में उन्होंने जो डाला वो कीवी नहीं था, वो उन्होंने चीकू डाल दिया। अब चीकू है 30 रुपया किलो और वो था 150 रुपया किलो। तो आप एक तरीके से देखो उन्होंने मेरे साथ क्या कर लिया, उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया। मुझे क्या दिखाया? मुझे चीकू दिखाया, कीवी दिखाया, और बेचा क्या मेरे को? चीकू। तो यहां पर भी आप क्या बोलोगे? मेरा कंसेंट फ्री नहीं था। क्यों कंसेंट फ्री नहीं था? बिकॉज आई हैड पेड फॉर कीवी एंड नॉट फॉर चीकू, सो आई शुड नॉट हैव बीन गिवन चीकू। तो ये मेरे साथ आपने फ्रॉड किया। सो अगेन यहाँ पर आपका कंसेंट फ्री नहीं है। इसके अलावा एक और पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। अब मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या हो जाता है? फ्रॉड में और मिस रिप्रेजेंटेशन में एक ही डिफरेंस है। फ्रॉड इज मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूं, और मिस रिप्रेजेंटेशन इज मुझे भी नहीं पता कि ये गलत है पर मैं भी इसको बिलीव ट्रू मान के कर रहा हूं। जैसे एक क्लासिक एग्जांपल, आप मेरे पास आए, मेरी वॉच की दुकान है, आप मेरे पास आए और आपने बोला सर मुझे एक है ना इंपोर्टेड वॉच दिखाओ। मैंने आपको एक घड़ी दिखाई और मैंने बोला देखो दिस वॉच इज मेड इन स्विट्जरलैंड, जबकि मुझे पता है दिस वॉच इज मेड इन भांडुप। ओके, लेकिन मैंने आपको क्या दिखाया? मैंने आपको बोला यार दिस वॉच इज मेड इन स्विट्जरलैंड। अब मुझे पता है कि ये वॉच तो भांडुप में ही बना है, मुंबई में किसी कॉर्नर पे बना है, भिवंडी में कहीं पर बना है, और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? देखो दिस इज मेड इन स्विट्जरलैंड। तो आप मुझे बताओ ये फ्रॉड हुआ या मिस रिप्रेजेंटेशन? इज दिस फ्रॉड और दिस इज मिस रिप्रेजेंटेशन? दिस इज फ्रॉड। व्हाई दिस इज फ्रॉड? क्योंकि मुझे पता है, मुझे पता है कि ये मेड इन स्विट्जरलैंड नहीं है, और फिर भी मैं आपको क्या बोल के बेच रहा हूं? दिस इज मेड इन स्विट्जरलैंड। सो हियर यू विल से द कॉन्ट्रैक्ट इज not valid. Why? Because the contract has been entered by way of fraud. दूसरा, मुझे पता नहीं है दिस इज मेड इन भांडुप, मेरे को तो लग रहा है यार दिस इज मेड इन स्विट्जरलैंड ओनली, मुझे मतलब मैं खुद भी बिलीव कर रहा हूँ दिस इज मेड इन स्विट्जरलैंड, और मैं आपको बोल रहा हूँ देखो दिस इज मेड इन स्विट्जरलैंड। तो आप मुझे बताओ दिस इज फ्रॉड और दिस इज मिसरिप्रेजेंटेशन? दिस इज मिसरिप्रेजेंटेशन। द ओनली डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन इज सिमिलैरिटी क्या है? दोनों में आपको गलत माल चिपकाया जाता है, बट फ्रॉड में जानबूझ के चिपकाया जाता है, और मिस रिप्रेजेंटेशन में गलती से मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, कौन कौन यहाँ पे तारक मेहता देखता है? वो तारक मेहता में आते ना बावरी जी, आई हाय गलती से मिस्टेक हो गया, ये वही वाला सिनारी होता है। तो गलती से मिस्टेक हो गया मतलब इट इज मिस रिप्रेजेंटेशन, और जानबूझ के आपसे मिस्टेक हुआ तो वो क्या बन गया आपके लिए? फ्रॉड। सो जस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। वन इज फ्रॉड, अनदर इज मिस रिप्रेजेंटेशन। तो इन कारणों की वजह से हमारा कंसेंट फ्री नहीं होता। फिर एक आ जाता है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं मिस्टेक। मिस्टेक का क्या मतलब होता है? देखो मेरे पास दो गाड़ियां, एक मेरे पास BMW है और एक मेरे पास लेट्स से फरारी है। आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने बोला अब फरारी है लेट्स से 1 करोड़ रुपीस की, BMW है लेट्स से 60 लाख रुपीस की। आपने मेरे को बोला सर गाड़ी बेचोगे? मैंने भी बोला हाँ हाँ मैं गाड़ी बेचूंगा, कितने में चाहिए? आपने बोला कि सर मुझे, मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा ना। आई थॉट यू आर प्लानिंग टू परचेज BMW। तो मैंने बोला ठीक है ना यार, 60 लाख में मैंने खरीदा था, ये पागल मेरे को 50 लाख रुपया देने को खुश है, तो ठीक है ना इसको 50 लाख रुपए में गाड़ी बेच देता हूँ।
और आपको पता ही नहीं है मेरे पास BMW है, आपको लगता है मेरे पास क्या है, मेरे पास सिर्फ फरारी है, और आप इतना खुश हो रहे हो कि देखो ये बेवकूफ बना दिया सर को, 1 करोड़ की फरारी सर से मैं आधे दाम में खरीद रहा हूँ। अब यहाँ पर हम दोनों के बीच में क्या कंसेंट फ्री है? आंसर इज नो। कंसेंट इज व्हाट? इट इज नॉट फ्री, देयर इज अ मिस्टेक। आपकी तरफ से भी एक मिस्टेक है, मेरी तरफ से भी एक मिस्टेक है, तो हमने जो सब्जेक्ट मैटर है उसको डिफाइन करने में ही मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी said to be valid contract because this contract has been entered by mistake, under some mistake. So जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये सब चीजें होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, द कंसेंट इज नॉट फ्री। आई होप द टॉपिक ऑफ फ्री कंसेंट must be clear to all of you. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझे बताओ क्या आपको क्लियर हुआ फ्री कंसेंट? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री कंसेंट एंड वॉइड ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और एग्जाम परस्पेक्टिव में आपको, हालांकि हमारा एक पूरा लेक्चर होगा जिसमें हम ये कोवर्शन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके बहुत सारे केसेस को भी हम डिस्कस करेंगे क्लास में। चलिए, तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट कि टू पार्टीज। अब देखो ये यहाँ पर आपको जो हमने यहाँ पर पढ़ा है इसी को डिटेल में यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया है। सो इधर आपको बता रहे हैं कि देयर शुड बी टू पार्टीज। सो टू पार्टीज वाला पॉइंट, सो वन कैन नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ, सो अ कॉन्ट्रैक्ट विल इन्वॉल्व एटलीस्ट two parties, one party who is making the offer and the other party who is making the acceptance. Now the person who makes the part offer is called as offerer. ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट ये आप अब अपने आप पढ़ सकते हो। एंड द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड एज द एक्सेप्टर। फिर यहाँ पे क्या बताया है, अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी मेड बाय नेचुरल पर्सन और इट कैन बी मेड बाय अदर पर्सन हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस, जैसे कि कंपनीज। अब जो पर्सन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हर चीज डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो पर्सन में कौन आएगा? पर्सन में एक तो आप और मैं, हम हो गए कौन? हम हो गए नेचुरल पर्सन। इसके अलावा यहाँ पर आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन कौन? जैसे कि आपका कंपनी, कोई ट्रस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, राइट? ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए आपके आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं? हु कम्स इनटू एग्जिस्टेंस अंडर सम लॉ। जैसे कंपनी है, वो कंपनीज एक्ट के अंदर उसका बर्थ हुआ है, तो ये हो गया लॉ। और नेचुरल मतलब जो हम नेचुरली, आप और मैं, हम नेचुरली एग्जिस्टेंस में आए हैं, तो हमारा एग्जिस्टेंस किसी कानून के अंदर नहीं आया, हमारा एग्जिस्टेंस नेचुरली आया है, तो हम नेचुरल पर्सन है। और आर्टिफिशियल मतलब यहाँ पर वी हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर एनी लॉ। अभी एक बार मेरे को किसी स्टूडेंट ने पूछा, सर व्हाट अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबी? टेस्ट ट्यूब बेबी नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी भी किस में आएगा? नेचुरल पर्सन के अंदर ही आएगा, बिकॉज देयर इज सम बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द लॉ, इन दैट पर्टिकुलर क्रिएटिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो ये जो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल मतलब सिंपली आपको ध्यान रखना है, इफ यू आर क्रिएटेड अंडर एनी लॉ। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वो किसी कानून के अंदर नहीं आया, वो टेस्ट ट्यूब बेबी एक्ट के अंदर नहीं हुआ, वो इब्राहिम खान, शाहरुख खान का तीसरा सबसेक्शन, राइट? वो टेस्ट ट्यूब बेबी है, राइट? सो यू कैन नॉट से वो टेस्ट ट्यूब बेबी एक्ट के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ, इट इज स्टिल थ्रू अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, सो वी विल कॉल इट एज अ नेचुरल पर्सन, राइट? तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है that two parties who are making into contract, right? There should be two parties, two person. Now these can be natural person or it can be an artificial लीगल पर्सन ऑल्सो। सो ये कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया। अगर हमने ये नहीं पता कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ बनाया तो फिर वो आपके लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल होता है, सपोज करो यहाँ पे, अच्छा मैं क्लास में कई सारे एग्जाम्पल्स लूंगा, प्लीज कभी भी आप ऑफेंड मत होना, कभी मैं मेरा मजाक बनाऊंगा, कभी किसी और का ऐसे मजाक बनाऊंगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर गौरव ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है? गौरव ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया लेट्स से फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, किसके साथ? एंजल प्रिया के नाम साथ। अब मुझे बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? गौरव आप बताओ। बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज एंजल प्रिया, एंजल प्रिया इमेजिनरी है, ये हर कोई जानता है कि ठीक है, वो एंजल प्रिया, एंजल सोनम, राइट? ये सब जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, दीज आर नॉट एसर्टेनेबल। एसर्टेनेबल मतलब
आइडेंटिफाइबल, हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, राइट, इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। सो अगर गौरव बोले आई हैव सोल्ड माई कार टू एंजल प्रिया, ठीक है, और मैंने गाड़ी के पेपर भी नाम कर दिए, या लेट्स से आई हैव परचेस्ड कार फ्रॉम एंजल प्रिया, मैंने एंजल प्रिया के अकाउंट में पैसे भी डाल दिए। अब हु इज एंजल प्रिया, ये तो कुछ अता पता ही नहीं है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बीइंग मेड। तो ये आपके पास एक पॉइंट आता है। अच्छा, आप कई बार लॉ में ये पढ़ोगे, इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जजमेंट। बाय द वे अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, अभी नहीं, जब ये मैं पूरा कंप्लीट कर दूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, बिकॉज ये आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर नहीं मिलेगा। देखो लॉ को पढ़ने का क्या तरीका है, मैंने आपको जैसे बताया, लॉ के अंदर कोई भी एक्ट होता है उसमें आपके पास सेक्शन है, फिर सेक्शन के आगे आपके पास सबसेक्शन है, फिर यहाँ पे आपके पास मतलब जो लॉ के अंदर जो कंटेंट होते हैं वो रहता है। अब कई बार ये जो सेक्शंस है, सबसेक्शंस है, क्लॉजेस होते हैं, इन सब को पढ़ के कई बार कंफ्यूजन होता है। और ऐसा कंफ्यूजन क्यों होता है? बिकॉज वहां पर मल्टीपल मीनिंग्स निकल के आ जाते हैं, राइट, मल्टीपल मीनिंग्स निकल के आ जाते हैं। अब ऐसा मल्टीपल मीनिंग्स क्यों निकल के आ जाते हैं? देखो कोई भी अगर कानून बना रहा है, कोई भी लॉ बना रहा है, तो लॉ कैसे बनता है? एक इंसान है, ठीक है ना, मतलब मैं सिर्फ एक इंसान ऐसे नहीं बता रहा, मतलब जो लॉ यहाँ पे बना रहे हैं जो भी लोग, वो क्या करते हैं, एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, ठीक है, और उस सिचुएशन को इमेजिन करके वो उन सब को पेन डाउन कर देते हैं और वो बन जाता है एक्ट। इट्स अ इमेजिनरी इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ अ पर्सन, दैट हाँ इस तरह से एक सिचुएशन होगा, लोग ऐसे करेंगे, ये करेंगे, इस तरह से करके आप एक प्रॉपर कोई भी एक्ट अगर आपका बनता है, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, तो आपने बताया कि हाँ आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो कि देखो इस चीज को, अभी जैसे एक नया आ रहा है ई कॉमर्स, ये जो आप फ्लिपकार्ट amazon इन सब से गुड्स को परचेज करते हो, इनके ऊपर एक कंज्यूमर लॉ बन रहा है, आपको पता है, कल के न्यूज़पेपर में आया था, राइट, अब ये लॉ बन रहा है। आप मुझे बताओ ये लॉ जब बनेगा तो जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री में लोग होंगे, वहां पे जो टीम होगा उनका कमेटी बनेगा, वो कमेटी सोच रहे होंगे कि देखो इस तरह से ये अलाउ नहीं करना चाहिए, ये अलाउ करना चाहिए, इससे ऐसे होगा, उससे वैसे होगा, ये रहेगा वो रहेगा। आपको पॉइंट समझ में आया, राइट, और उन सबको वो लोग कोडिफाई करके एक लॉ बना देंगे, कानून पूरा बना देंगे। ओके, अब हर चीज जरूरी है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आप लॉ में बराबर लिख सको? आंसर इज नो, कई जगह कंफ्यूजन रह सकता है, कई जगह मल्टीपल मीनिंग्स निकल सकते हैं, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स आ गए जिनके लिए लॉ में क्लियरली नथिंग इज मेंशन्ड, नथिंग इज मेंशन इन द लॉ क्लियरली, आप उनके बारे में, तो इस तरह से करके आता है। तो इन सब की वजह से क्या होता है, इन सब की वजह से होता है डिस्प्यूट, क्योंकि हर कोई क्या बोलेगा, हर कोई बोलेगा मेरा इंटरप्रिटेशन करेक्ट है। जैसे आप टू व्हीलर बाइक चला रहे हो, अब बाइक चलाते वक्त हेलमेट होना जरूरी है कि नहीं है? ठीक है, बाइक चलाते वक्त हेलमेट होना जरूरी है। अब मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि अगर आप टू व्हीलर बाइक चला रहे हो तो आपको हेलमेट पहनना जरूरी है। अब आप इलेक्ट्रॉनिक बाइक चला रहे हो, ठीक है, वो बैटरी से, जो इलेक्ट्रिसिटी से आप चार्ज करके चलते हो, बैटरी ऑपरेटेड, आप इलेक्ट्रॉनिक बाइक चला रहे हो, और उस इलेक्ट्रॉनिक बाइक में आप बिना हेलमेट के चलाते हो, पुलिस वाला आपको रोकता है, आप बोलते हो हाँ बिल्कुल फोटो खींचो मेरा, मैं बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था, आपको मन करता आप इंस्टाग्राम पे एक रील भी डाल दो, ठीक है, कि देखो ये बिना हेलमेट के बाइक चला रहा है, पर मैं चालान पे नहीं करूंगा, और विधायक मेरे चाचा भी नहीं है, फिर भी मैं पे नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आप क्या बोलोगे, सी आई एम ड्राइविंग अ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, दिस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डू नॉट कम इनटू द डेफिनेशन ऑफ मोटर व्हीकल। वो जो मोटर व्हीकल एक्ट है, आया आपको समझ में? कैन यू अंडरस्टैंड दिस, कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इज नॉट इक्वल टू मोटर व्हीकल, एंड इफ दिस इज नॉट मोटर व्हीकल तो मोटर व्हीकल एक्ट मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। और हेलमेट पहनना कहां पर मैंडेटरी बोला गया है? वो तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर मैंडेटरी बोला गया है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ड्राइव कर रहा हूं और वो टू व्हीलर है, तो अगर मैं
हेलमेट नहीं भी लगाऊं तो भी चलेगा। पर पुलिस वाला आपको क्या बोलेगा कि नहीं नहीं, ये तो गलत बात है, हेलमेट खाली ऐसा नहीं है कि मोटर व्हीकल पे ही आपका एप्लीकेबल है। हेलमेट तो किस लिए आपको, ऑब्जेक्टिव क्या आता है हेलमेट पहनने का, ताकि आप सुरक्षित रहो, सेफ्टी रहो, कभी अगर एक्सीडेंट हो तो आप अपने एटलीस्ट सिर को आप सेव करके रख सकोगे, विच इज अ वेरी क्रिटिकल ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। तो यहाँ पर दोनों का डिस्प्यूट हो गया, तो यहाँ पर एक तरफ है पुलिस वाला और एक तरफ आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाला। अब ये दोनों झगड़ते हुए जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, case will be there versus ट्रैफिक पुलिस वर्सेस द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ओनर। अब ये दोनों झगड़ते झगड़ते कहां जाएंगे, ये दोनों जाएंगे कोर्ट में। अब कोर्ट्स कितने तरीके के होते हैं, देखो 3 लेवल पे आपको कोर्ट मिलेगा। सबसे पहले झगड़ते हुए जाएंगे ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनका अगर किसी एक के फेवर में जजमेंट आएगा, लेट्स से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलेगा नहीं नहीं आपको चालान पे करना ही पड़ेगा, तो ट्रैफिक पुलिस के फेवर में आ गया, तो ये वाला गुस्सा करेगा और ये क्या बोलेगा, अभी देखो मैं आपको आगे देखता हूं। फिर ये केस आगे फाइल कर देगा किधर, हाई कोर्ट में। आप बताओ, इज दिस क्लियर। हाई कोर्ट में जब ये केस जाएगा तो हाई कोर्ट में बेसिकली हो सकता है फिर से ट्रैफिक पुलिस के फेवर में जजमेंट आ जाए या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ओनर के फेवर में जजमेंट आ जाए। अब सपोज करो इस बार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ओनर के फेवर में जजमेंट आ गया, तो ट्रैफिक पुलिस वाला क्या बोलेगा, रुक तेरे को सुप्रीम कोर्ट में देखता हूं। तो फिर यहां से ये केस फाइल कर देंगे कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जिसके फेवर में जजमेंट आ जाएगा वो आपका फाइनल हो जाएगा। अब उससे आगे आप झगड़ नहीं सकते। आप बताओ, इज दिस क्लियर। अगर सुप्रीम कोर्ट में आप केस फाइल कर चुके हो और अगर आप वहां पे केस हार गए, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप कानून को ही बदल दो, राइट और उसके बाद में आप ट्रैक, और ऐसा हो चुका है। सम टाइम लेटर आई विल डिस्कस दिस केस ऑल्सो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस हार गए और केस हारने के बाद में कानून को ही चेंज कर दिया और बोला नहीं टैक्स तो देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। सो ये आपका सिनेरियो रहता है। तो अब एग्जैक्टली वोडाफोन वाला, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए इट इज सच अ इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस हारी, हारते 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 सुप्रीम कोर्ट द केस हार गई। पर फिर हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे, श्री प्रणब मुखर्जी, ही वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेटर, बट प्रणब मुखर्जी ने बिल्कुल मतलब उनको ऐसा हो गया कि नहीं यार ऐसे कैसे भाई, कैसे हार गए, केस कैसे हार गए, हम कानून ही चेंज कर देते। तो वहां पर वो जो उनका ट्रांजैक्शन था, लॉ चेंज कर दिया और बोला अब आप टैक्स दो, राइट। तो वो वाला सिनेरियो आता है, बट अदरवाइज अगर आप देखो तो ये आपका तरीका रहता है। अब ये जो जजमेंट्स होते हैं, तो सपोज करो ये आपका ट्रैफिक पुलिस वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ओनर के नाम पे एक जजमेंट आया, जिसमें यह बोला गया कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी चला रहे हो टू व्हीलर तो आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा। नाउ इफ यू सी, मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ भी नहीं लिखा इसके बारे में। मोटर व्हीकल एक्ट इज एब्सोल्युटली साइलेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। लेकिन अब एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है जो क्या बोलता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में भी यहां पर हेलमेट पहनना जरूरी है। तो अब इसके बाद में कोई और इंसान, सपोज ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ओनर कौन था, ये था लेट्स से गौरव। अब गौरव यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केस हार गया और गौरव के केस में सुप्रीम कोर्ट ने गौरव को बोला कि देखो आपको चालान पे करना पड़ेगा, और गौरव ने फिर चालान यहाँ पर पे कर दिया। थोड़े दिनों के बाद में मैं इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेके निकलता हूं और पुलिस वाला मेरे को रोकता है और उसको मैं फिर ये कानून सिखाता हूँ, ये भाई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इज नॉट कवर्ड इन मोटर व्हीकल एक्ट। पुलिस वाला क्या करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है ये मेरे मुंह पे मारेगा और क्या बोलेगा, ये भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि मोटर व्हीकल एक्ट में टू व्हीलर विल ऑल्सो इंक्लूड द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, तो आपको चालान पे करना पड़ेगा। आप बताओ, इज दिस क्लियर। सो यहां पर एक सेंटेंस आ जाता है जिसमें हम क्या बोलते हैं, द जजमेंट इज नाउ द प्रिसीडेंट। द जजमेंट इज नाउ प्रेसिडेंट, मतलब ये जजमेंट जो है आने वाले टाइम में प्रिवेल करेगा। तो अब अगर इस टाइप का कोई भी सिचुएशन फ्यूचर में आया तो ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट के बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया इस चीज को। आप बताओ क्या ये क्लियर हुआ आपको, राइट इसीलिए आप कई जगह यहां पर क्या होगा, आप बहुत सारे पॉइंट्स को पढ़ोगे और वहां पर क्या लिखा हुआ रहेगा, इस तरह से करके ए वर्सेस बी, इस तरह से करके आपको केस मिलेगा। तो ये जो आपको केसेस मिलेंगे, इन केसेस को आप क्या करोगे, यू विल से दैट दीज आर जजमेंट्स। अब ये जजमेंट्स क्यों आया, क्योंकि कुछ ना कुछ कंफ्यूजन था,
देयर वाज सम मल्टीपल मीनिंग्स जो निकल रहे थे, क्लियरली नथिंग वाज मेंशन्ड, देयर वाज सम डिस्प्यूट। ये डिस्प्यूट इन्होंने कहां पर सेटल किया? किसी ना किसी कोर्ट पे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई आप इसको ऐसे समझो, चलो ऐसे लेते हैं, दिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज टप्पू, दिस इज जेठालाल, ओके, और ये हो गए हमारे चंपक चाचा। अब मुझे बताओ, चंपक चाचा ने अगर कुछ बोल दिया तो जेठालाल और टप्पू सबके ऊपर वैलिड हो जाएगा कि नहीं? यस और नो? और नॉट जस्ट जेठालाल, बीड़े मास्टर भी कुछ नहीं बोल सकता, डॉक्टर हाथी भी कुछ नहीं बोल सकता, यस और नो? करेक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दे दिया तो वो जजमेंट हाई कोर्ट के ऊपर भी बाइंडिंग होगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर भी बाइंडिंग होगा। आप बताओ, इज दिस क्लियर? लेकिन अगर कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा ही नहीं, कोई मैटर हाई कोर्ट में ही सेटल हो गया, तो हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट को तो बाइंडिंग नहीं होगा, बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बाइंडिंग होगा। जिसका मतलब है कि अगर जेठालाल ने मना कर दिया तो टप्पू के ऊपर वो वैलिड होगा, यस और नो? राइट? अच्छा, जेठालाल ने कोई परमिशन दे दिया, सपोज करो नाइट आउट की पार्टी है, जेठालाल ने परमिशन दे दिया, बोला ठीक है चलो नाइट आउट के लिए चले जाओ, क्या ये बीड़े मास्टर के ऊपर भी वैलिड होगा? बीड़े मास्टर बोलेगा ओके सोनू तुम भी नाइट आउट के लिए चले जाओ, या बीड़े मास्टर बोल सकता है नो 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 आई वोंट अलाउ, नॉट, मना कर सकता है, क्यों? बिकॉज जेठालाल इज वन हाई कोर्ट, बीड़े मास्टर इज अनदर हाई कोर्ट। तो ध्यान रखना, इंडिया में अलग अलग हाई कोर्ट है, हर एक स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट है। जैसे हमारे पास महाराष्ट्र में है बॉम्बे हाई कोर्ट, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर दिया है तो दिल्ली हाई कोर्ट उसको मान सकता है, और दिल्ली हाई कोर्ट चाहे तो कुछ अपना दूसरा ऑर्डर भी दे सकता है। आप बताओ, ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो फिर वही सिनेरियो हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर दिया है तो वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ही वैलिड होगा, उसके अलावा कहीं और वैलिड नहीं होगा। दूसरा वाला मानना चाहे तो माने, नहीं मानना चाहे तो नहीं माने। और हाई कोर्ट ने अगर दिया तो जिस जुरिस्डिक्शन पे ये हाई कोर्ट का पावर चलता है वहां तक तो ये वैलिड रहेगा, उसके बियॉन्ड दूसरा हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में अगर वो मानता है तो ठीक, नहीं मानता है तो फिर तुम्हारी मर्जी, एंजॉय करो। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो पूरे इंडिया के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तब तक ही वैलिड रहेगा जब तक कि लॉ चेंज नहीं हो जाता। द मोमेंट लॉ चेंजेस, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नलिफाई हो जाएगा। आप बताओ, इज दिस क्लियर? तो आप इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। आई डोंट नो कहां पर आपको यूज होगा, बट अगर आप लेना चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। इन फ्यूचर आप इसको रेफर करके कहीं ना कहीं समझ सकते हो। तो ऐसे जजमेंट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, इन्हीं जजमेंट्स को हम बोलते हैं केस लॉस या केस स्टडीज। और कई बार यही जजमेंट्स आपको उठा के एग्जाम में वो दे देगा। चलिए, तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आप ये देखो, तो ये आपका जजमेंट था, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एस एंड कंपनी, और वहां पर यही बताया था, व्हेन ऑन dissolution of partnership the assets of the firm were divided amongst the partner, the sales tax officer wanted tax on this transaction, so it was held that this is not a sale। तो आप ये देखो, जो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, ये अलग, इनका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है कि नहीं? दे डू नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। भाई, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और जेठालाल दो अलग अलग है कि एक ही है? देखो, अकाउंटिंग पर्पस में अगर आप जाओगे तो आप बोलोगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सो बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट। बट अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो बोथ आर सेम ना। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रॉफिट हुआ मतलब जेठालाल को प्रॉफिट हुआ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को लॉस हुआ मतलब जेठालाल को लॉस हुआ, बिकॉज अल्टीमेटली ही इज द ओनर ना। Sole proprietorship is not a artificial person. A partnership firm is not a artificial person. Okay. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट होता है और उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है इनकॉर्पोरेट होने का। ऐसी ट्रस्ट एक्ट के अंदर ट्रस्ट बनता है और उसका भी एक इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट होता है। कंपनीज एक्ट में उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उनका एक बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए तो वैसे कोई लॉ नहीं है, ठीक है, तो यहां पर तो बात ही खत्म।
पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन होता है बट इनको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता कि ये इनकॉर्पोरेट हो गया। मतलब बिना ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के, बिना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के एक कंपनी नहीं बन सकता, एक ट्रस्ट नहीं बन सकता, एक एलएलपी नहीं बन सकता। लेकिन पार्टनरशिप के लिए आपको ऐसा कोई सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी। हाँ करवाओ तो आपको फायदा है, पर नहीं करवाओ तो कोई नुकसान, मतलब बेसिकली ये नहीं बोल सकता कि आपका बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता। एलएलपी के लिए ऐसा बोला जा सकता है दैट विदाउट दिस सर्टिफिकेट द एलएलपी डू नॉट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये जो पार्टनरशिप है और सोल प्रोप्राइटरशिप है, दिस वाज नॉट कंसिडर्ड एज अ सेपरेट एंटिटी। तो जब ये पार्टनरशिप फर्म बंद हुआ और जो एसेट्स थे वो पार्टनर को दिए गए, तो उसको सेल नहीं माना गया। और क्योंकि वो सेल नहीं है तो उसके ऊपर सेल टैक्स भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज दिस पार्टनरशिप फर्म बिलोंग्स टू द पार्टनर्स ओनली। ओके गाइस, ओके। Yes, sir. टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी टू पार्टीज। आप बिल्कुल ऐसे समझो कि आपकी एक कोई दुकान है, उस दुकान को आप बंद कर रहे हो, और दुकान को बंद करने के बाद लेट्स से जो कंप्यूटर इक्विपमेंट्स वगैरह थे वो आप अपने घर पे ले आए, तो क्या आप उसको खरीद रहे हो क्या? अब अपने सोल प्रोप्राइटरशिप से आप उसको खरीद रहे हो? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ दिस। बट हाँ, अगर ये कंपनी होता और कंपनी को बंद करते और उसके बाद कंपनी के एसेट्स आपको दिए जाते तो उसको सेल मानते, बिकॉज नाउ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन आर्टिफिशियल पर्सन एंड अ natural person. So that's where it's there that there should be two parties. दूसरा यहां पर क्या बताया हुआ है? The parties must intend to create a legal obligation. तो अगर आपका legal obligation create करने का intention नहीं है तो फिर यहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसीलिए यहां पर एक सेंटेंस है, कई बार एग्जाम में ये सेंटेंस आ जाता है जहां पर वो ये बोलते हैं सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ agreements are not enforceable इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कमेंट सिर्फ इतना सा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप उसमें फिर आंसर क्या करोगे? आंसर इज यस, सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ अग्रीमेंट्स कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज द लीगल इंटेंशन इज नॉट देयर। There is no intention of the parties to create the legal obligation, therefore this cannot be called as the contract। अब इसमें एक केस है, अब देखो ये बेल फ्लावर वर्सेस बेल फ्लावर, मतलब क्या हुआ होगा? आप मुझे बताओ यहां पर क्या हुआ होगा? दो लोग हैं, इन दोनों के बीच में हाँ, इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और ये झगड़ा करते करते कहां पहुंच गए? कोर्ट में। और फिर किसी एक के फेवर में जजमेंट दिया गया। अब ये कौन है? आप ये देखो, ये है मिस्टर बेलफ्लावर और ये कौन है? मिसेस बेलफ्लावर। सर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, अरे वो तो कॉमन बात है, लेकिन ये कोर्ट में पहुंच गए। अब कोर्ट में क्यों पहुंचे? पूरी स्टोरी सुनो। मिस्टर बेलफ्लावर, मिसेस बेलफ्लावर, ये इन दोनों की शादी हुई और ये दोनों कहां पर थे? यूके में थे। ठीक है, स्टेप वन। उसके बाद कहानी के दूसरे अध्याय में ऐसा होता है कि मिस्टर बेल फ्लावर को श्रीलंका जाना पड़ता है जॉब के कारण। ठीक है, तो जब ये श्रीलंका जाते हैं तो ये अपनी वाइफ को बोलते हैं, बेबी आई विल गिव यू एवरी मंथ 100 पाउंड। ठीक है, आपको 100 पाउंड में हर मंथ दूंगा, सो दैट आप घर का खर्चा चला सको, अपने ब्यूटी पार्लर का एक्सपेंस, शॉपिंग वगैरह आप कर सको। मैं हर महीने आपको ये 100 पाउंड भेजूंगा। मिसेस बेलफ्लावर ने बोला, पक्का ना? मिस्टर बेलफ्लावर बोलते हैं, हाँ बिल्कुल पक्का, डन है, 100 पाउंड में आपको हर महीने भेजते रहूंगा। ठीक है, वाइल मिस्टर बेलफ्लावर वॉज इन श्रीलंका, तीसरे अध्याय में ऐसा होता है दैट मिसेस बेलफ्लावर का किसी और इंसान के साथ अफेयर चलता है। ठीक है, टिपिकल बॉलीवुड मूवी जैसा लग रहा है, इनका किसी और के साथ ये अफेयर होने लग जाता है। और जैसी ये बात मिस्टर बेलफ्लावर को पता चलता है, मिस्टर बेलफ्लावर बोलते हैं, ये 100 पाउंड आज से मैं नहीं भेजूंगा, तेरा मेरा रिश्ता खत्म, ये 100 पाउंड में नहीं भेजूंगा। अब मिस्टर बेलफ्लावर ने जब मना किया कि मैं ये 100 पाउंड नहीं बेचूंगा, तो मिसेस बेलफ्लावर ने केस फाइल कर दिया। ठीक है, तो स्टेप 4 के अंदर ये जो 100 पाउंड था, ये 100 पाउंड इज कैंसल्ड। तो फिफ्थ वाले पार्ट में मिसेस बेलफ्लावर ने केस फाइल कर दिया, और केस फाइल करके क्या बोला कि देखो, इन्होंने, मिस्टर बेलफ्लावर ने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 100 पाउंड हर महीने भेजूंगा, और अब ये 100 पाउंड हमें नहीं भेज रहे, तो आप एक काम करो, इनको कोर्ट धमकाओ और इनको डांटो और इनको बोलो कि ये 100 पाउंड हर महीने मुझे भेजे, जैसा इन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया था। तो कोर्ट ने क्या बोला कि भले ही मिस्टर बेलफ्लावर ने आपको प्रॉमिस किया हो कि मैं आपको 100 पाउंड हर महीने दूंगा, बट दिस इज व्हाट, दिस इज अ सोशल अग्रीमेंट।
the parties did not intend to create any legal relation. Therefore, this is not a contract, this is just an agreement. And if this is just an agreement and not a contract, this is outside the purview of Contract Act. Hence, आप इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते. आप बताओ, is this clear? Yes, sir. इज दिस क्लियर? तो ये प्रॉपर इस तरह से केस हुआ था. और ये मतलब मैं ये ड्रामेटाइज्ड स्टोरी बना के नहीं बोल रहा हूं, ये एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस में ये पूरा का पूरा केस हुआ था. तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले, सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो आप वहां पर चाहो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट वाज आल्सो डिसाइडेड इन द केस ऑफ मिस्टर बेलफ्लावर वर्सेस बेलफ्लावर. आप बताओ, ये क्लियर? Yes, sir. राइट. तो आप एक चीज और कर सकते हो, जो मैंने आपको नोटबुक बताया था, उस नोटबुक में आप चाहो तो लास्ट के पेज में एक इस तरह से केस स्टडीज का कॉलम बना लो, और केस स्टडीज का कॉलम बना के वहां पे इस तरह से लिख लो पॉइंट नंबर 1, और वहां पर आप बता सकते हो बेलफ्लावर वर्सेस बेल्फा, और यहां पर आप लिख सकते हो ये वाला पॉइंट, दैट सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो कल को अगर कोई क्वेश्चन आपको मिला और आपको अगर ये केस का नाम याद रहता है, तो आप क्या कर लोगे, आप एक बोनस मार्क्स एग्जामिनर से क्लेम कर पाओगे, क्योंकि आपने केस स्टडी का नाम भी वहां पे लिख दिया. तो नोटबुक के लास्ट वाले पेज से आप रिवर्स ऑर्डर में केस स्टडीज लिख लो. ज्यादा नहीं, कुछ 5-7 केसेस ही आपको मिलेंगे जो आपको मैं बोलूंगा, आप याद रखना. आप बताइए, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है दैट So, previous case में he has to pay tax, no? नो, दे डिड नॉट हैड टू पे टैक्स. व्हाई? बिकॉज ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है और ये जो पार्टनर्स है, दीज They आर, don't have a separate legal entity. हाँ, दे बोथ आर सेम. और क्योंकि ये दोनों सेम है, तो वन कैनॉट डू अ ट्रांजैक्शन विद हिमसेल्फ. ओके. फिर आता है अदर फॉर्मेलिटीज आर टू बी कंप्लाइड विथ. तो ये मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि एनफोर्सिएबल नहीं होगा जब तक आप उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दो. जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है, वो वैलिड नहीं माना जाएगा अगर आपने रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया. सेम वे अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदा या बेचा, तो उसको भी वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक आप उसको राइटिंग में नहीं लेकर आते हो. फिर आता है सर्टेनिटी ऑफ द मीनिंग. तो यहां पर देखो, जैसे वो लॉ वाला एग्जांपल था, वैसे ही यहां पर था, ए अग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल. अब ये ऑयल कौन सा, ये तो पता ही नहीं. इट कैन बी कोकोनट ऑयल, इट कैन बी मस्टर्ड ऑयल, इट कैन बी ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल हो सकता है, पेट्रोल डीजल भी हो सकता है. ठीक है. अब क्या, कौन सा ऑयल यहाँ पे बेचने का बात हो रहा था, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया, अनसर्टेनिटी हो गया. इट इज वेग, इट इज इनडेफिनेट, और कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए. फिर आपके पास है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन अग्रीमेंट. तो इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड. सो एन अग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इटसेल्फ कैन नॉट बी एनफोर्स्ड. फिर अगर आप यहाँ पे देखो तो ये पॉइंट्स आ जाते हैं. तो अब इसके बाद में जो हमें आगे कवर करना है, वो आएगा सेक्शन 10 के ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. सेक्शन 10 वाले में दैट देयर शुड बी एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जो कि क्या बन जाएगा यहाँ पे, अग्रीमेंट. देन देयर शुड बी फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट को हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में नहीं कवर करते, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया आपके नेक्स्ट यूनिट में फ्री कंसेंट बहुत डिटेल में कवर होगा. तो ये देखो, फ्री कंसेंट क्यों हो जाता है, कहाँ से चला जाता है, कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, इवन बाय मिस्टेक. अभी ये वॉइडेबल और ये आप छोड़ दो, ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे प्रोबेबली हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. तो आपको ये देखना है कि कंसेंट फ्री होना चाहिए. बोथ ऑफ देम शुड, एक देखो ये टर्म आता है कंसेंसस एड इडम. ये देखो कई बार आपको इसी के ऊपर आ जाएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंसेंसस एड इडम. अब कंसेंसस एड इडम का क्या मतलब होता है, व्हेन द पार्टी अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. तो कीवी का चीकू, चीकू का कीवी, मेड इन भांडुप का मेड इन स्विट्जरलैंड, राइट. ये नहीं होना चाहिए. यू डू नॉट अग्री 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में, राइट. सो यू डू नॉट अग्री ऑन द सेम सेंस. वो तो आपके ऊपर प्रेशर करके या किसी और तरीके से आपको अग्री करवाया गया है. तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, कंसेंट फ्री नहीं है.
फिर यहाँ पर आ जाता है कैपेसिटी ऑफ द पार्टी। तो कैपेसिटी ऑफ द पार्टी का मतलब होता है कि जो इंसान यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, दैट पर्सन शुड बी अ मेजर पर्सन। अभी मेजर का क्या मतलब होता है? वो इंसान जो 18 साल या उससे ऊपर की एज का हो। द पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। अब साउंड माइंड का क्या मतलब है? कि आप अपने होशो आवास में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो। सपोज करो आपने लेट्स से बेहोशी की हालत में अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, और लेट्स से यू कंज्यूम्ड अल्कोहल, राइट, और आप होश में नहीं हो, ठीक है। और आपने डेफिनेटली यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे, दारू पी के कुछ मतलब मूवीज वगैरह में भी होता है, क्या करना था क्या कर गए। तो आपने अल्कोहल कंज्यूम किया और उसके बाद में आप उस अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में, नशे की हालत में आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे? दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड बिकॉज द पार्टी वाज नॉट इन द कैपेसिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरा आता है इफ यू आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। आपको कानून मना कर रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, और आप फिर भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, तो भी हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? यू हैव नॉट एंटर्ड इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज यहाँ पर पूरा का पूरा झगड़ा एलिजिबिलिटी के ऊपर आ जाएगा, दैट यू आर नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसी के अंदर तीनों एक्सप्लेनेशन के थ्रू बताया हुआ। अ पर्सन हु इज ऑफ 18 years of age and above, तो पर्सन below 18 years of age would be considered as minor, and then they are incompetent to enter into कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। तो अगर आप किसी भी इन्फ्लुएंस में हो, किसी इंटॉक्सिकेंट इन्फ्लुएंस चीजों के लिए, ड्रंकर्ड पर्सन, राइट, वो एफआईआर में बिल्लू आता था, ठीक है, वो बिल्लू भूला, वो एज में अगर वो स्टेट में चला गया और वहां पे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? ही इज नॉट ऑफ साउंड माइंड, ठीक है। बाद में फिर बोलेगा कुछ हुआ था क्या, राइट, सो इट इज नॉट वैलिड। सेम वे इफ यू आर डिस्क्वालिफाइड, सो कुछ लोग हैं जिनको लॉ मना करता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, जैसे कि एलियन एनिमी। सपोज इंडिया चाइना के बीच में वॉर हो जाता है, तो आप किसी चाइनीज कंपनी के साथ या किसी चाइनीज नेशनल के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते बिकॉज दैट पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड। इसी तरह से फॉरेन के जो सॉवेरेन्स होते हैं, जेल में जो कॉन्वेक्ट है, उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। तो अ कॉन्ट्रैक्ट which is entered by a person not competent to enter into the contract is not a valid contract, और वो आप एनफोर्स नहीं कर पाओगे। सेम वे कंसिडरेशन का बात आता है। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तो इसके लिए भी एक लीगल मैक्सिम है। लीगल मैक्सिम मतलब एक, जैसे साइंस में होता था ना, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, मतलब अल्टीमेटली सॉल्ट का बात कर रहे हैं। तो सोडियम क्लोराइड इज कंसिडरेशन, ठीक है। NaCl आपका ये इस तरह से सोडियम, ये आपका टर्म आ जाता है। तो इसी तरह से लॉ में भी कुछ ऐसे लैटिन टर्म्स हैं आपके पास जिनको हम मैक्सिम बोलते हैं। तो कंसिडरेशन का जो लीगल मैक्सिम है उसको हम क्या बोलते हैं? क्विड प्रो क्वा, ठीक है, जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। अब समथिंग इन रिटर्न का क्या मतलब होता है? जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिल रहा तो फिर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। अब बात हो रहा है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न का क्या मतलब हो गया? कि कुछ भी आए, मतलब फ्री का नहीं होना चाहिए। अगर वो फ्री का है तो फिर वैलिड नहीं है। अब भले ही मैं आपको 1 लाख रुपए की अपनी गाड़ी 1 रुपए में बेचूं, तो क्या वो कंसिडरेशन माना जाएगा? आंसर इज यस, प्रोवाइडेड मैंने किसी प्रेशर में आपको गाड़ी नहीं बेचा हो, तो ये एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा, बिकॉज देयर इज समथिंग इन रिटर्न, इट शुड नॉट बी फॉर फ्री। सो इवन इफ अ प्रॉपर्टी वर्थ 100 crore इज सोल्ड फॉर 1 rupee, स्टिल इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन। सो आगे जाकर आपको एक पॉइंट मिलेगा, कंसिडरेशन मे और मे नॉट बी एडिक्वेट, बट देयर शुड बी समथिंग इन रिटर्न। कुछ तो रिटर्न में मिलना चाहिए, वो भले ही एडिक्वेट हो या नहीं हो। सो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो कंसिडरेशन आपको मिल रहा है और जो आपका लॉ का ऑब्जेक्ट है, ये दोनों वैलिड होना चाहिए, ये दोनों लॉफुल होने चाहिए। आपने मेरे को बोला सर आप मुझे लॉ पढ़ा देना, मैंने बोला बिल्कुल बराबर, मैं आपको लॉ पढ़ा दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ऑब्जेक्ट इज वैलिड। आपने पूछा सर फीस कितना, मैं बोला 5,000 रुपीज। आप बोले सर देखो 5,000 कैश तो नहीं है, मैं 5,000 का आपको एक कोकेन का पैकेट पकड़ा दूं क्या? मैं बोलता हूँ हाँ बिल्कुल पकड़ा देना। तो ये कंसिडरेशन लॉफुल नहीं हुआ। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो कंसिडरेशन है और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों ही क्या होने चाहिए? लॉफुल होने चाहिए। तो अगर वो लॉफुल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं होगा। डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि सर आप ये काफी स्पीड में निकाल रहे हो ये सारे टॉपिक्स को। ये मैं इसलिए स्पीड में निकाल रहा हूँ बिकॉज कंसिडरेशन हमारा एक पूरा चैप्टर है, फ्री कंसेंट हमारा एक पूरा चैप्टर है, कैपेसिटी ऑफ द पार्टी एक हमारा पूरा चैप्टर है।
राइट। लॉफुल कंसिडरेशन सेक्शन 23 ये हमारा एक पूरा चैप्टर है, तो ज्यादा डिटेल में हम वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी हम बस खाली कहां से डिस्कस कर रहे हैं इसको, बेसिक फ्रॉम सेक्शन 10 पॉइंट ऑफ व्यू। फिर आता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। अब मैंने आपको वॉइड काफी अच्छे तरीके से समझाया। इलीगल भी हो सकता है और ड्यू टू सम अदर रीजन, मतलब इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। देखो ये कहीं पर आपको टर्म मिलेगा, इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, इफ इट्स नॉट रिटन आई विल राइट इट हियर। तो लॉ मना कर रहा है कि आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर नहीं कर सकते। इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, तो ये क्या हो गया आपके लिए, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, वैलिड नहीं होगा। अ क्लासिक एग्जांपल, अ कपल जिनको एक बेबी हुआ, वो अपने बच्चे को किसी को सेल करते हैं और बोलते हैं कि ठीक है आप ये बेबी को रखो और आप हर महीने मुझे लेट्स से 30,000 रुपीज 50,000 रुपीज हर महीने आप मुझे पे करते रहोगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ, यू कैन नॉट सेल योर किड। हाँ ऑब्वियसली अगर आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि यू वांट द अदर पर्सन टू अडॉप्ट द बेबी, क्योंकि उनको किड नहीं हो पा रहा है तो वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, दैट्स अ सेपरेट इशू। बट यहाँ तो आपने लिटरल में क्या किया, आपने बेबी को सेल किया है, राइट आपने रेंट, आप टेक्निकली आप रेंट ले रहे हो हर महीने का। तो these contracts are forbidden by law, this is called as immoral। तो ये क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके void contract। तो आपका जो contract है ये void नहीं होना चाहिए, ठीक है, these should not be expressly declared as void, immoral है। इन contracts को हम क्या बोलते हैं, immoral है। चाइल्ड लेबर, मैं आपको एक सर्वेंट सप्लाई करूंगा, बट वो जो सर्वेंट है वो उसकी एज क्या है, द पर्सन एज इज 10 ईयर। नाउ दिस इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज ऑल्सो इलीगल, दिस इज ऑल्सो वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि देखो भाई ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, इमोरल। तो आपका जो अग्रीमेंट हो रहा है दैट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, राइट। सो विद दिस वी कैन रैप अप our today's lecture, because हमने essentials of valid contract को cover कर लिया है। ध्यान रखना this is again one of the most important question from your exam perspective, right। अब हम next class में शुरू करेंगे the different types of contract। I hope आपको आज का lecture समझ में आया होगा, right। So that's it for today's session then। यहाँ पे एक डाउट मेरे को आया है, सर डू वी नीड टू लर्न दिस। देखो इसको लर्न तो मैं नहीं बोलूंगा, यू हैव टू लर्न दिस, बट यस यू नीड टू रिमेंबर। लर्न मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रट्टा नहीं मारना है आपको, आपको रट्टा नहीं मारना है, बट हाँ ब्रॉड पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, दैट अगर क्वेश्चन आ जाए दैट व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आप वो पॉइंट्स को लिख सको, और अगर उसको एक्सप्लेन करना हो तो आप उसको एक्सप्लेन भी कर सको। तो रट्टा मत मारना, करेक्ट। यहाँ पे जैसे एक और कमेंट सेक्शन पे पॉइंट है, वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड। सो आदित्य देयर आर टू पार्ट्स टू इट, वन पार्ट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड द सेकंड पार्ट इज यू नीड टू एक्सप्रेस इट आल्सो इन अ प्रॉपर लैंग्वेज। सो आपका स्टेप वन जो होगा, स्टेप वन में आप ऑब्जेक्टिव रखो सिर्फ चीजों को समझने का। अगर आप चीजों को एक बार अच्छे से समझ गए तो आप साथ साथ में राइटिंग प्रैक्टिस करो, और अगर आप साथ साथ में राइटिंग प्रैक्टिस करोगे यू विल बी एबल टू राइट इट ऑल्सो वेल, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जामिनर आपको टेस्ट कैसे करेगा, दैट यू हैव अंडरस्टूड इट और नॉट, on the basis of what you have written in your answer sheet। So Nityam, Aditya, there are two parts which you have to do। वन इज यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेल। एक बार आपने समझ लिया, जो प्रोबेबली आप क्या कर सकते हो, आज के जैसे लेक्चर खत्म हो गया है तो आज के लेक्चर में जैसे हमने एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट पढ़ा है दैट व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर agreement but all agreements are not contract। just try to write a answer for these two questions। एक बार आप अपने हिसाब से आंसर लिखने का कोशिश करो, ठीक है, कि अगर आप एग्जाम में इसके लिए आंसर लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे। सो रिमेंबर जो मैंने आपको बताया, मेक अ सेपरेट नोटबुक एंड राइट आंसर्स टू दैट। आप उसमें आंसर लिखने का कोशिश करो, क्या आप उसको लिख पाते हो क्या। यू कैन ऑल्सो टेक रेफरेंस ऑफ द मॉड्यूल, आप मेरे लेक्चर को भी दोबारा से सुन सकते हो, ठीक है। यू कैन टेक रेफरेंस ऑफ द मॉड्यूल और उसको सुनते हुए पढ़ते हुए देन यू मेक योर आंसर। तो आपका दोनों चीज अच्छे से कवर हो जाएगा, योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट विल ऑल्सो गेट कवर्ड, प्लस द वे यू हैव टू राइट द आंसर यू विल ऑल्सो डेवलप दैट टेस्ट। इसके अलावा आपका जब टेस्ट होगा तो वहां पर मैं भी आप लोगों को और गाइड कर पाऊंगा कि कैसे आप लोगों को आंसर करना है, ओके।
बट यस, फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग. जब तक अंडरस्टैंडिंग आपका नहीं होगा, रट्टा मत मारना बस खाली. लॉ में अगर रट्टा मारोगे तो फिर बिल्कुल ही खराब हो जाएगा सिचुएशन. ओके, Yes. ऑल राइट देन, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. टेक केयर, बाय बाय.